Hello everyone, myself Anand Dwivedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Bevia. Dear students, today we are going to study new chapter of class 10 Geography. That is chapter number 4, Agriculture. India is an agriculturally important country. भारत एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण देश है. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. भारत की आबादी का 2/3 एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है. एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत एक्टिविटी है, which produces most of the food that we consume. एग्रीकल्चर ही वो अनाज प्रोड्यूस करता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं. Besides food grains, it also produce raw material for various industries. यह न केवल हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है बल्कि यह इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है. Some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, स्पाइसेस हैं. स्पाइसेस मतलब मसाले हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कृषि के प्रकार. एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर हमारे देश का एक बहुत पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओवर दीज इयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस. बीते सालों में कल्टीवेशन के जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, उनमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और ये बदलाव यहाँ पर उपलब्ध इन्वायरमेंट पर, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हमारी जानकारियां हैं उसके आधार पर तथा यहाँ के जो सामाजिक और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इसके आधार पर ये बदलाव हुए हैं. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. अगर हम फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग के टाइप की बात करें तो यह कमर्शियल एग्रीकल्चर भी यहाँ किया जाता है और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी किया जाता है. आगे हम लोग समझेंगे कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या अंतर है. एट प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. तो वो कौन कौन से सिस्टम हैं जो वर्तमान समय में इंडिया में प्रैक्टिस होता है, इसे हम समझते हैं. Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. यह फार्मिंग बहुत पुराना फार्मिंग स्टाइल है और ये आज भी भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी प्रिमिटिव का अर्थ होता है बहुत पुराना, सबसिस्टेंस यानी आजीविका के लिए की जाने वाली एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी. यानी खेतीबाड़ी का वह प्रकार जो बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से, प्राचीन काल से किया जाता रहा है और जिसका उद्देश्य केवल सर्वाइवल होता है, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं. It is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family or community labor. कैसे की जाती है यह एग्रीकल्चर? तो सबसे पहले यह एग्रीकल्चर स्मॉल लैंड पैचेस पर यानी छोटे छोटे भूभागों पर किया जाता है. इसमें प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हल, कुदाल इत्यादि का इस्तेमाल होता है. इसमें खेतीबाड़ी करने वाले लेबरर्स में प्रायः फैमिली मेंबर्स होते हैं या हमारे कम्युनिटी के ही लेबरर होते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून. इस प्रकार की जो खेती है वो प्रायः मॉनसून पे डिपेंड करती है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड
and suitability of other environmental conditions to the crop growth. इस प्रकार की जो खेती बाड़ी है वो मुख्य रूप से मानसून पर डिपेंड करता है, जमीनों की यानी भूमि की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ हमारे अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है जो कृषि के लिए कितना सुटेबल है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को दूसरे नामों से भी जानते हैं। इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यह एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, यानी स्लैश का अर्थ होता है काटना और बर्न का अर्थ होता है जलाना। यह एक ऐसी कृषि है जिसमें हम स्लैश भी करते हैं, काटने का भी काम करते हैं और उसे जलाने का भी काम करते हैं। कैसे किया जाता है इसको समझिए। फार्मर्स क्लियर अ लैंड पैच and produce cereals and other food crops to sustain their family. इसमें किसान क्या करता है, जमीन के एक हिस्से को साफ कर देता है, यानी वहां जो भी पौधे होते हैं उन्हें काट देता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ देता है ताकि ये सभी घास या जो पेड़ पौधे होते हैं वे सभी सूख जाएं, फिर उसे जला देता है और इस एरिया का इस्तेमाल करता है सीरियल्स के प्रोडक्शन के लिए या अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस यहाँ करता है ताकि वो अपने फैमिली के सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। When the soil fertility decreases, और जब इस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्री होने लगती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो किसान क्या करता है, इस एरिया को छोड़ देता है, फिर नए एरिया का सिलेक्शन करता है और वहां भी स्लैश और बर्न की प्रक्रिया को दोहराता है तथा इस एग्रीकल्चर को फिर करता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस तरीके से जो शिफ्टिंग देखने को मिलता है, इससे नेचर को फायदे होते हैं और नेचर को सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये इंटेंसिव का अर्थ होता है गहन, सबसिस्टेंस यानी आजीविका, यानी गहन आजीविका कृषि। This type of farming is practiced in the areas of high population pressure on land. इस एग्रीकल्चर को हम ऐसी लैंड पर करते हैं जहां पर काफी अधिक पॉपुलेशन हुआ करता है, यानी जनसंख्या का दबाव ऐसे लैंड पार्ट पर ज्यादा होता है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें काफी अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स एंड इरिगेशंस are used for obtaining higher production. हायर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर काफ़ी अधिक बायोकेमिकल इनपुट्स जिसमें खाद का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से अधिक प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित की जाती है। तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड among successive generation has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from limited land in the absence of alternative source of livelihood. हमारे देश में राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जमीनों का बांटवारा बहुत तेजी से हुआ है, जिससे जो लैंड पैचेस पहले बहुत बड़े होते थे आज उनका साइज बहुत छोटा हो गया है। इसकी वजह से छोटे भूभाग पर भी किसानों को काफी अधिक मेहनत करनी होती है ताकि अनाज का पैदावार बढ़ सके और वो सरवाइव कर सकें। Thus there is enormous pressure on agriculture land. इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड पर काफी अधिक प्रेशर होता है। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. कमर्शियल फार्मिंग की सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि इसमें मॉडर्न इनपुट्स का हाई डोज इस्तेमाल होता है। किन किन चीज़ों का? तो ये हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी HYV सीड्स, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी प्राप्त की जा सके।
The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कमर्शलाइजेशन की बात करें तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसमें काफी भिन्नता देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज सबसिस्टेंस क्रॉप. एक ही फसल किसी एक क्षेत्र में सबसिस्टेंस क्रॉप हो सकता है तो वहीं दूसरे जगह पर कमर्शियल क्रॉप्स हो सकता है. जैसे राइस यानी चावल पंजाब और हरियाणा के लिए कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन यही उड़ीसा के लिए सबसिस्टेंस क्रॉप है. क्रॉपिंग पैटर्न यानी खेती बाड़ी करने के तरीके. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agriculture practices and cropping pattern in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. आपने पढ़ा है भारत में काफी फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है. यहाँ के कल्चर में भी काफी विविधताएं देखने को मिलती हैं और यह कल्चरल डिफरेंसेस भारत के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलते हैं. यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न में भी इसका पूरा असर दिखाई पड़ता है. विभिन्न प्रकार के फूड या फाइबर क्रॉप्स जो हमारे यहाँ उगाए जाते हैं उनमें काफी विविधता पाई जाती है. तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की फ्रूट्स, स्पाइसेस यानी मसाले, कंडिमेंट्स, ये सभी यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. ये काफी इम्पोर्टेंट है. अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को देखें तो इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, यानी भारत में 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं. ये 3 क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं? इनमें पहला है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद. यानी इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जायद. रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. रबी क्रॉप्स की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर महीने में होती है, यानी ये विंटर क्रॉप है. एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग यानी कटाई अप्रैल से जून महीने में होती है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड. जो इसके महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं उनमें से व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम और मस्टर्ड सबसे महत्वपूर्ण है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उपयोगी हो सकता है. आप लोगों को इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेने चाहिए. Though these crops are grown in large parts of India, states from north and northwestern part such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for production of wheat and other rabi crops. भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खेती बाड़ी की जाती है, लेकिन भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो एरियाज हैं ये एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं. Availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones help in the success of these crops. इस क्रॉप्स की सफलता में प्रेसिपिटेशन यानी बरसात का, बारिश का बहुत बड़ा रोल होता है. खास करके विंटर मंथ्स में जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं उसकी वजह से जो बारिश होती है उससे रबी क्रॉप्स को काफी फायदे होते हैं. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops. जिन रबी क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने बात किए हैं उनके सफलता में सबसे बड़ा रोल ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी रहा है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इन 1960s एंड 70s ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज टेकन प्लेस. ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था. इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से गेहूं या रबी क्रॉप्स में स्पेशली काफी अधिक पैदावार की बढ़ोतरी हुई थी. आफ्टर रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स are there. So kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September October. रबी क्रॉप्स की जो बुआई होती है वो onset of monsoon के साथ, यानी मानसून जैसे ही आता है इसकी बुआई शुरू हो जाती है in different parts of the country and these are harvested in September October. इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के महीने में.
जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो भारत में उगाए जाते हैं खरीफ सीजन में, ये हैं पैडी यानी धान या चावल कह सकते हैं, मेज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये फसल हैं जो खरीफ क्रॉप्स में उगाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, अब जो इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं जहां पर राइस का प्रोडक्शन होता है वे असम है, वेस्ट बंगाल है, और कोस्टल रीजन्स हैं उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट along with Uttar Pradesh and Bihar. These are the regions which produce mainly kharif crops. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. अभी वर्तमान में हरियाणा में पैडी का यानी धान की बुआई भी अब काफी बढ़ गई है। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. ये 3 स्टेट्स में, असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में पैडी के 3 क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते हैं, यानी एक साल के अंदर 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये कौन कौन से क्रॉप्स हैं? तो दीज आर ओस, अमन एंड बोरो, यानी इन तीनों फसलों को ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। यानी ओस की बुआई हो गई, ओस की जब कटाई हो जाती है तो फिर अमन की बुआई होती है, उसकी कटाई होती है, फिर उसके बाद बोरो की बुआई और फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स, अब रबी और खरीफ सीजन्स के बीच देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स। अब समर मंथ के दौरान एक शॉर्ट सीजन मिल जाता है जिसको जैद सीजन कहा जाता है। Some of the crops produced during Jaids are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. Sugarcane के प्रोडक्शन में लगभग 1 साल लगते हैं। Let us come to understand what are the major crops produced in India. यानी भारत के जो मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. भारत में विभिन्न प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं, यहाँ के क्लाइमेट में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और यहाँ के जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी काफ़ी भिन्नता है। इन सभी चीज़ों के आधार पर यहाँ पर फूड और नॉन फूड दोनों ही प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जो मेजर क्रॉप्स भारत में उगाए जाते हैं वे हैं राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। नाउ वी विल सी वन बाय वन द डिटेल्स ऑफ ईच क्रॉप्स। राइस, it is the staple food crop of majority of the people of India. यह भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फूड ग्रेन्स है वो है राइस। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. भारत का स्थान राइस के प्रोडक्शन में दूसरा है, पहला पोजीशन चाइना को जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। यह एक खरीफ क्रॉप है और इसे काफी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए इसे उगाने के लिए। साथ ही हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश और ह्यूमिडिटी का कंडीशन इसे चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज वेल विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर इरिगेशन का इस्तेमाल करके यानी सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करके धान का पैदावार यानी राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ and northeastern India, coastal areas and the delta region. राइस किस किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो भारत के नॉर्थ हिस्से में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में,
साथ ही साथ कोस्टल एरियाज में और फिर नदियों का जो डेल्टाइक रीजन है वहां पर इसे उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. भारत में इरिगेशन की सुविधाएं काफी अधिक डेवलप कर ली गई हैं, जिनके सहयोग से उन क्षेत्रों में भी धान की खेती करना अब संभव हो गया है जहां पर बारिश कम होती है। जैसे ये क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं। हम देखते हैं मैप जहां पर राइस की खेती सबसे अधिक होती है। यू कैन सी दिस मैप। The green part of this map shows the productivity of rice. The areas which are mostly suitable for the production of rice are shown here. You can see the eastern part of our nation, northern part and northeastern part and the deltaic regions are shown here. इस मैप में आप देख सकते हैं हरे रंग का जितना हिस्सा दिखाया गया है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी भागों में, भारत के उत्तरी भागों में दिखाया गया है और नदियों का जो डेल्टाइक रीजन है इसमें दिखाया गया है। यानी यूं कहें कि भारत का अगर हम भारत के मैप को अगर दो हिस्से में हम बांटें तो जो राइट का जो हिस्सा मिलता है, दाहिने हिस्से जो होते हैं पूरब की तरफ, इसमें धान की खेती के लिए, पैडी की खेती के लिए ये काफी सुटेबल होते हैं। द नेक्स्ट क्रॉप इज व्हीट। व्हीट अर्थात गेहूं। व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। राइस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाला क्रॉप व्हीट है, यानी गेहूं है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यह भारत के नॉर्थ यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों का सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. यह एक रबी क्रॉप्स है। इसकी ग्रोथ के लिए कूल ग्रोइंग सीजन की आवश्यकता होती है, वहीं ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है राइपेनिंग के समय जब इसकी कटाई होती है। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इसे 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी एक बराबर मात्रा में फैला हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि 21 डेज के इंटरवल पर व्हीट के प्लांट्स को इरिगेशन की आवश्यकता होती है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। देश में 2 सबसे महत्वपूर्ण व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं। उनमें एक है गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट, यानी भारत के नॉर्थ वेस्ट में गंगा सतलज प्लेन है। वहीं दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ दक्कन, यानी दक्कन प्लेट्यू रीजन का जो क्षेत्र है जहां ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वह एरिया व्हीट के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh। तो ये वो राज्य हैं जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। You can see व्हीट कल्टीवेशन। यहाँ जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये व्हीट का पौधा है, गेहूं के पौधे हैं। प्रायः आप ये सभी देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं इस एरिया में व्हीट का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है। अब चलते हैं अगले मेजर क्रॉप्स की ओर और वो है मिलेट्स। मिलेट्स के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण फसल आता है, ज्वार, बाजरा और रागी। दे आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जिन्हें उगाया जाता है। दीज आर known as coarse grains। इन्हें कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व इसमें काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज।
एग्जाम्पल के तौर पर हम रागी को देखें तो रागी में आयरन होता है, कैल्शियम होता है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ भरपूर मात्रा में रफेज भी पाया जाता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के आधार पर ज्वार तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पहला आपको राइस हो गया, दूसरा व्हीट हो गया और तीसरे पोजीशन पर ये ज्वार ही आता है। It is rain-fed crops mostly grown in moist areas which hardly needs irrigation. ज्वार एक रेन फेड क्रॉप्स है, यानी इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। हल्का फुल्का बारिश हुआ उससे यह फसल हो जाता है। इसे इरिगेशन की प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन 2011-12। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा का जो प्रोडक्शन होता है वो सैंडी सॉइल में होता है और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा इन 2011-12। Ragi is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. रागी ऐसे क्षेत्र में उगाया जाता है जो ड्राई होता है और ये रेड सॉइल पर, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल यानी इन सभी प्रकार के सॉइल पर इसे उगाया जा सकता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, रागी प्रोड्यूस करने वाले जो मेजर स्टेट्स हैं वे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। Our next crop is maize. It is a crop which is used both as food and fodder. यह ऐसा क्रॉप है जो फूड के रूप में भी और फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉडर का अर्थ होता है चारा यानी मवेशियों के खाने के लिए चारा। It is a खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस। यह मेज एक खरीफ क्रॉप्स है जिसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज वेल इन अलुवियल सॉइल, यानी इसके लिए अलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार है, यहाँ पर रबी सीजन में भी मेज का प्रोडक्शन होता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYB सीड्स, fertilizers and irrigations have contributed to the increasing production of maize. मेज के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का जो मेन कारण रहा है वो HYB सीड्स का इस्तेमाल होना, काफी अधिक फर्टिलाइजर का यूज होना और इरिगेशन फैसिलिटी का होना। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो भारत के हैं वे हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। Next crop is pulses. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. Pulse का अर्थ होता है दाल। भारत दलहन का यानी दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है पूरी दुनिया का। These are major source of protein in vegetarian diet. जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके भोजन में प्रोटीन के सोर्स का सबसे बड़ा साधन पल्सेस ही होते हैं। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन आवर नेशन आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। Can you distinguish which of these pulses are grown in Kharif season and which are grown in Rabi season? Pulses need less moisture and survive even in dry condition. Pulses के ग्रोथ के लिए बहुत कम मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। Being leguminous crops, all these crops except अरहर help in restoring
soil fertility by fixing nitrogen from air. ये जो प्लांट्स होते हैं ये लेग्यूमिनस होते हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है इनकी जड़ों में लेग्यूम्स होते हैं जिनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम करता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसे वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और सॉइल को प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधे अपनी ग्रोथ में करते हैं। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. यही वजह है कि किसान दूसरे फसलों के साथ साथ रोटेशन में पल्सेस की खेती ही करते हैं, क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सीरियल क्रॉप्स को पढ़ा जो हमारे फूड्स के पार्ट्स होते हैं। अब हमें पढ़ना है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, सुगर केन यानी गन्ना। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। यह ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसकी नीड होती है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश की आवश्यकता होती है। जिस एरिया में बारिश पर्याप्त नहीं होती वहां पर इरिगेशन का इस्तेमाल करके इसका प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। ये विभिन्न प्रकार के सॉइल्स पे उगाया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं सुगर केन कल्टीवेशन को दिखाया गया है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इसमें काफी अधिक मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है, यानी काफी लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है सुगर केन का प्रोडक्शन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री ब्राजील है और सेकेंड पोजीशन में हम लोग इंडिया वाले हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ सुगर, गुड़, खांडसारी एंड मोलासेस। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सुगर, गुड़ यानी मीठा जजरी, खांडसारी और मोलासेस होते हैं। द मेजर सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सुगर केन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, या यूं कहें कल्टीवेशन होता है। ऑयल सीड्स यानी ऐसे सीड्स जिससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, यानी तिलहन। In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. 2008 में चाइना के बाद, यानी चाइना फर्स्ट पोजीशन में और इंडिया सेकंड पोजीशन में रहा है ग्राउंड नट के प्रोड्यूसर्स के रूप में। इन रेपसीड्स प्रोडक्शन, इंडिया was third largest producer in the world after Canada and China in 2008. 2008 के ही डेटा के अनुसार चाइना और कनाडा के बाद भारत का स्थान तीसरा रहा है। किस फील्ड में? तो इन द प्रोडक्शन ऑफ रेपसीड। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। भारत के टोटल क्रॉप्ड एरियाज का 12% एरियाज पर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soyabean, castor seed, cotton seeds, linseeds and sunflower। तो ये वे और तिलहन हैं, ये वो ऑयल सीड्स हैं जिनका प्रोडक्शन हम तेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। इनमें से अधिकांश खाने वाले तेल हैं एंड यूजेस एज कुकिंग मीडियम, और इनका इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं। However, some of these are also used as raw materials in the production of soaps, cosmetics and ointments।
इनमें से कुछ तेलों का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, साबुन के निर्माण में, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में और ऑइंटमेंट में यानी मलहम बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। ग्राउंडनट इज खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन द कंट्री। भारत में जितने भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें लगभग 50% ग्राउंडनट का ही प्रोडक्शन होता है। गुजरात was the largest producer of groundnut, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu in 2011-12। अगर हम 2011-12 के आंकड़े को देखें तो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड्स और मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स हैं। सिसमम इज खरीफ क्रॉप। सिसमम यानी तिल जिसको कहते हैं, जिसका इस्तेमाल दीपक को जलाने में किया जाता है, ये खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। यानी साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप है, वहीं नॉर्थ इंडिया में यह खरीफ क्रॉप है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। कैस्टर सीड यानी रेड़ी ये रबी भी है और खरीफ क्रॉप भी है। टी यानी चाय। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। यह एक पेय पदार्थ है जिसको भारत में अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज अधिकांश प्लांटेशंस का जो मालिक हैं वो इंडियन हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल climates endowed with deep and fertile well drained soil। टी प्लांट्स के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों ही सुटेबल होते हैं। इसके लिए काफी फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल की आवश्यकता होती है, यानी इसे पानी तो चाहिए लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। सॉइल में ह्यूमस की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year। यानी टी bushes को वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। कुहासे नहीं हो, क्लियर आसमान रहे, क्लियर सनशाइन से मिले सालों भर, इस तरह के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे प्लांट्स में टेंडर लीव्स यानी कोमल पत्ते लगातार निकलते रहें तो इसके लिए सालों भर एक निश्चित अंतराल पर बारिश का होता रहना बहुत जरूरी है। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यह भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफी अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसमें काफी अधिक मात्रा में सस्ते और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। टी इज प्रोड्यूस्ड विद इन टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी की जो प्रोसेसिंग होती है वो टी गार्डन में ही होती है ताकि उसकी ताजगी को मेंटेन किया जा सके, रीस्टोर किया जा सके। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country। In 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey। 2008 में भारत थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय का, चाइना और टर्की के बाद। The next crop is coffee। In 2008, India produces 3.2% of world's coffee production। 2008 में भारत ने पूरे विश्व का 3.2% कॉफी प्रोडक्शन किया। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत के कॉफी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, पूरी दुनिया में इसका डिमांड होता है।
The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. हमारे देश में जिस वैरायटी की कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो अरेबिका है। यह बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और इसे यमन से लाया गया था। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसके काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। Initially, its cultivation was introduced on Baba Budhan Hills, and even today, its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. शुरुआत में इसका कल्टीवेशन बाबा बुद्धन हिल्स पर और हुआ करता था और आज के डेट में यहाँ पर भी होता है और साथ ही साथ नीलगिरी के क्षेत्र में भी होता है जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है। यहाँ पर आपको दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये दो तस्वीरें टी कल्टीवेशन की हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। पहाड़ की ढलानों पर इसे उगाते हैं ताकि पानी जमा ना हो पाए। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। यहाँ पर कुछ महिलाओं को टी लीव्स की हार्वेस्टिंग करते हुए दिखाया गया है, यानी महिलाएं बारीकी से चाय के पत्तों को तोड़ती हुई दिखाई गई हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और सब्जियों का कल्टीवेशन। इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 2008 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। किन चीजों का? फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पोजीशन एक बार फिर चाइना को ही जाता है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand all over the world। यानी भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, इनका डिमांड पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर तीन तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक एप्रिकोट्स के प्रोडक्शन का है, दूसरा यहाँ एप्पल दिखाया गया है और तीसरे में पोमीग्रेनेट की प्रोडक्शन को दिखाया गया है। तो भारत फलों का देश है, विभिन्न प्रकार के फलों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इफ यू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। भारत विश्व का 13% वेजिटेबल्स ग्रो करता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किन किन चीज़ों का? तो पी का, कॉलीफ्लावर का, ओनियन का, कैबेज का, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो का। यहाँ तस्वीरों में कई प्रकार के सब्जियों के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पीस, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज एंड ब्रिंजल। यहाँ ब्रिंजल आप देख सकते हैं, टोमेटोज देख सकते हैं। ये कॉलीफ्लावर का फील्ड है और फिर यहाँ पर आपको पीस का प्रोडक्शन दिखाया गया है।